वेलकम टू लर्निंग टिप चैनल। आज एनटीपीसी मैथ का सेट 14 होगा और इस सेट में हम लोग जानेंगे इस सीरीज़ में कि किसी भी सवाल को हम लोग फास्ट कैसे बनाते हैं। जैसे जो पहला क्वेश्चन है, एक बंद लकड़ी का आयताकार बॉक्स 1 मीटर मोटी लकड़ी से बना हुआ है और जिसका बाहरी आयाम 22 मीटर, लंबाई चौड़ाई 17 मीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले एक आयताकार बक्सा है। ये बक्सा का लंबाई जो है, बाहरी लंबाई वो 22 मीटर इसका लंबाई दिया गया है और 17 मीटर चौड़ाई दिया गया है और ऊंचाई कितना दिया गया, 12 सेंटीमीटर दिया गया है। और अगर ये 1 मीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है तो इसका मतलब जो आंतरिक लंबाई होगा, आंतरिक लंबाई वो कितना हो जाएगा। देखिए टोटल लंबाई 22 था, 1 मीटर यहाँ कम होगा और 1 मीटर इस साइड कम होगा, तो जो आंतरिक लंबाई होगा वो 22 में से 2 मीटर कम हो जाएगा, तो यानी 20 मीटर हो जाएगा आंतरिक लंबाई। अगर चौड़ाई का बात करें, आंतरिक चौड़ाई का, तो ये पूरा 17 सेंटीमीटर था, 1 मीटर इधर कम होगा और 1 मीटर इधर कम होगा, यानी 17 में से 2 मीटर कम हो जाएगा, तो आंतरिक चौड़ाई कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो जो आंतरिक लंबाई आएगा, आंतरिक लंबाई वो दोनों बगल से कम हो जाएगा 1-1 मीटर, तो बाहरी लंबाई 22 मीटर है और 1-1 सेंटीमीटर कम होगा तो लंबाई 20 मीटर हो जाएगा। और ये लंबाई और चौड़ाई कितना हो जाएगा, 17 में से 2 मीटर कम होगा तो यानी 15 मीटर हो जाएगा और ऊंचाई भी 2 मीटर कम हो जाएगा, यानी 12 में से 2 मीटर कम होगा तो यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गया। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, इस सीमेंट को पूरी तरह भरा जाए, बॉक्स में सीमेंट की मात्रा कितना हो गया, यानी इसका मतलब सीमेंट का मात्रा पूछ रहा है तो आयतन निकालना है। और आयतन क्या होता है, LBH, यानी लंबाई 20 दिया गया है, चौड़ाई 15 दिया गया, ऊंचाई 10 दिया गया है, तो जो इसका आयतन होगा वो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, यानी 3000 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ जाएगा, जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पी ने एक वस्तु को 1600 रुपये में खरीदा और 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि इस वस्तु को 1840 में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता। यानी 1600 में खरीदा और 10% लाभ पे बेचा। अगर 1840 में बेचता तो कितना का लाभ होता, यानी 1600 में खरीदा था, अगर 1840 में बेचता, अगर 1840 SP होता तो उसको कितना का लाभ होता, यानी उसका प्रॉफिट परसेंट पहले निकाल लें तो 240 रुपया लाभ होता कितना में, 1600 में गुना 100, तो इसका मतलब कितना लाभ होता, 00 कट जाएगा और ये 16 से कितना बार में, 16 85, यानी 15 बार में। यानी अगर 1840 में बेचा होता तो उसको कितना लाभ होता, 15%, तो पहले से कितना ज़्यादा हो गया, 5% ज़्यादा हो गया, यानी पहले 10% लाभ पे बेचा था, अगर 1840 में बेचता तो 15% का लाभ होता, तो कितना परसेंट ज़्यादा लाभ होता, 5% का ज़्यादा लाभ बढ़ जाता, तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ गया, तो 5% बढ़ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक नाव की गति धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी धारा के विपरीत अगर बोला जाए, धारा के विपरीत में, तो ये क्या होता है, नाव का गति और धारा की गति दोनों घट जाता है। अगर नाव का गति x मानते हैं और धारा का गति y मानते हैं, ये दोनों घट के जो चाल होता है वो 40 हो जाता है। और स्थिर जल में जो नाव का चाल है 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में जो नाव का चाल है वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब x का वैल्यू अगर 55 दिया गया है तो यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल लें। अगर हम y का वैल्यू निकालेंगे, ये 40 इधर और ये y इधर जाएगा, तो इसका मतलब ये y 15 हो जाएगा। इसका मतलब नाव का गति 55 आ गया और धारा गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो नाव की गति धारा की दिशा में, यानी धारा की दिशा में अगर हम नाव का गति निकालेंगे धारा की दिशा में, तो दोनों का चाल जुट जाएगा। धारा की दिशा में अगर कोई नाव जा रहा है तो इसका मतलब उसकी भी चाल जुटेगा और साथ साथ धारा की भी चाल जुटेगा। तो यानी नाव का चाल 55 था और धारा का चाल 15, यानी टोटल जो चाल आएगा वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसका आ जाएगा, यानी इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखें। निम्नलिखित संख्याओं का माध्यिका ज्ञात करें। माध्य अगर पूछता, माध्य, तो इसका मतलब हमें औसत निकालना रहता है। माध्य औसत को ही बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे माध्यिका पूछा जा रहा है, तो माध्यिका जब भी निकालना रहेगा तो क्या करना है, सबको बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 31 लिख लेंगे, 31, उसके बाद 31 से बड़ा कौन है, 53, 55, 56,
यानी 53, फिर 55, फिर 56, उसके बाद 59 यानी 59, 61 और 69, यानी सभी संख्या को बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर लिए। अब जो बीच वाला संख्या होगा वही माध्यिका होगा, यानी 3 संख्या हम इधर हटा देते हैं, 3 संख्या उधर, तो बीच में कौन आ रहा है, 56 आ रहा है, तो जो इसका माध्यिका होगा वो 56 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो 2 वर्ष के लिए 4800 रुपया 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए ये सवाल अगर हम बनाएंगे, बेसिक से बनाएंगे, तो अमाउंट बराबर P × 1 + R/100 के पावर T हो जाएगा। यहाँ से अमाउंट निकलेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा के CI निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। जैसे अगर 20% की दर से 2 ईयर में प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात निकालना रहेगा, तब हम कैसे निकालेंगे, यानी 20/100 करते हैं, पावर कितना, 120/100 करके पावर 2 करेंगे, यानी 20 से 6 बार में, 20 से 5 बार में, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अनुपात आएगा वो 25/36 आ जाएगा। यानी 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, यानी 25/36 आ जाएगा। प्रिंसिपल यानी मूलधन 25 रुपया, तो अमाउंट 36 रुपया आ जाएगा। 2 वर्ष में अगर हमें CI के दर से अमाउंट और प्रिंसिपल का अनुपात निकालना रहेगा, तो 20% को क्या लिख सकते हैं, 120/100, यानी 6/5 का स्क्वायर, यानी 36/25। इसका मतलब 25 रुपया मूलधन होगा, तो 36 रुपया क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो 2 वर्ष में जब CI की दर से प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात आ गया, तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं, यानी CI निकाल सकते हैं। CI कितना हो जाएगा, 36 में से 25 गया तो 11 हो जाएगा। CI कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो 48,000 दिया गया, ये क्या चीज़ दिया गया है, मूलधन दिया गया है, और मूलधन यहाँ पे कितना है, 25, यानी 25 का वैल्यू अगर 48,000 दिया गया है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 48,000/25। तो क्या चीज़ का वैल्यू निकालना है हमें, CI निकालना है, यानी 11 का वैल्यू निकालना है। तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 48,000/25 × 11, यानी यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके ये CI निकाल सकते हैं। अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो भी थोड़ा सा जो है लंबा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि 11 का मल्टीपल देख लेते हैं। तो 11 का मल्टीपल कौन हो जाएगा, 2 1 3, 2 1 3 ये हो रहा है, ये तो 11 का मल्टीपल नहीं हो रहा है, ये खत्म। 8 ये भी 11 का मल्टीपल नहीं हो रहा है, इसको भी खत्म हो जाएगा। 6 1 7 9 2 11, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं हो रहा है, ये भी ऑप्शन खत्म। तो 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन बी है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हम रेशियो के मेथड से CI को बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। अगर रेशियो का मेथड नहीं जानते हैं तो फिर जैसे अभी बताया गया उसी मेथड से कुछ सवाल प्रैक्टिस कर लीजिए। CI का सवाल कभी भी आएगा रेशियो के मेथड से बहुत ही ईजी वे में बन जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें दिए गए दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 3 और 2730 है। एक संख्या 78 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग क्या फार्मूला पढ़े हैं, यानी 2 संख्या का जो गुणनफल होता है, 2 संख्या का गुणनफल वो किसके बराबर होता है, LCM गुने HCF। और तो 2 संख्या में से एक संख्या 78 दिया गया है और दूसरी संख्या को हम लोग x मान लेते हैं या फिर y मान लेते हैं। तो एक संख्या 78 दिया गया, दूसरी संख्या को y मान लिए, और LCM कितना दिया गया 2730 और HCF कितना दिया गया 3 दिया गया। तो हम यहाँ से कैलकुलेशन करके दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। यानी अगर हम 3 से अगर काटेंगे तो 8 7 15 कट जाएगा, यानी तीनों 26 बार में कटेगा। और ये 26 से कितना बार में, 26 से एक बार में, फिर 0 और 26 5 130 हो जाते हैं, 105। यानी जो दूसरी संख्या है वो कितना आ गया 105 आ गया, जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो ये चीज़ फार्मूला याद रखेंगे, 2 संख्या का जो गुणनफल होगा वो LCM गुने HCF हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें क्या है कि 3470 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करना है कि पहले भाग का आधा दूसरे भाग का 1 तिहाई और तीसरे भाग का छठा भाग आपस में बराबर हो। तो इस सवाल को क्या करेंगे, ऑप्शन से बनाएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि पहला भाग का आधा करेंगे तो 350 आएगा और दूसरा भाग का 1 तिहाई करेंगे तो 1000/3 आएगा, तो ये बराबर नहीं आएगा, तो ये जो ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम ऑप्शन नंबर सी ले, अगर पहले भाग का आधा करेंगे तो कितना आ जाता है 340 आ जा रहा है,
और दूसरे भाग का 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 340 आ रहा है। और तीसरे भाग का छठा भाग निकालेंगे तो यानी 6 तिया 18 और 6 चौका 24, 340 हो रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1 तिया और तीसरे भाग का छठा भाग जो है वो आपस में बराबर हो रहा है। यहाँ पे दिया गया आपस में बराबर हो। तो इस सवाल को हम लोग ऑप्शन बेस्ड भी ईजीली जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसको सरल कीजिए। इसमें तो कुछ है नहीं, 5 से 2 से गुना करेंगे 10 और 7 को 3 से गुना करेंगे 21, 21 10 31 बट्टा कितना हो जाएगा 35। अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो 31 को कोई संख्या काट नहीं पाएगा, तो इसका मतलब ऊपर 31 ही रहेगा। तो एक ही ऑप्शन ए आ रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट भी आंसर टिक आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरा तरीका फिर पूरा सॉल्व करेंगे तो यानी 7 दूना 14, 5 दूना 10, 14 10 24 और ये डिवाइड बाय 35, यानी ये भागा 24/35। अगर गुना करेंगे तो 35/24 आ जाएगा। तो ये 35 कट जाएगा तो कितना बचा, 31/24 बच गया। तो हम लोग डायरेक्ट 31 को देखकर भी हम लोग अंदाज़ लगा सकते हैं कि 31 को तो कोई संख्या काट नहीं पाएगा। तो एक ही जगह ऑप्शन में 31 ऊपर में है, तो इसका जो आंसर होगा वो 31 हो जाएगा। अब बोला जाए इस निम्नलिखित संख्या का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करना है तो इसका मतलब जिसकी बारंबारता ज़्यादा बार हो वो बहुलक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन में जो दिया गया है उसको देख लेते हो कितना बार प्रयोग किया गया। जैसे 52 का प्रयोग कितना बार किया गया, एक ही बार किया गया, तो लिख लेंगे 1। 55 का प्रयोग कितना बार किया गया, 1 2 3, 55 का प्रयोग 3 बार किया गया। 54 का प्रयोग कितना बार किया गया, 1 2, 54 का प्रयोग 2 ही बार किया गया, 2 लिख लेंगे। और 53 का प्रयोग कितना बार किया गया, 1 2, 53 का प्रयोग भी 2 बार किया गया। तो सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया गया, 55 का, तो इसका जो बहुलक हो जाएगा वो 55 हो जाएगा। यानी जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो वही बहुलक होता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कहते हैं एक इमेज को 10% के लाभ पर बेचा गया है, यदि किराया मूल्य 5% कम कर दिया जाए तो वो 7 रुपये अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता। तो यानी इमेज को 10% लाभ पर बेचा गया। अगर हम लोग CP को 100 मानते हैं, ये हम लोग माने हैं, अगर CP को हम लोग 100 मानते हैं तो SP कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा 110% लाभ पे बेचा गया ना, तो SP जो हो जाएगा वो 110 हो जाएगा। अब क्या बोला, यदि इसका किराया मूल्य 5% कम कर दिया जाए, अब किराया मूल्य कितना हो जाए, 5% कम होगा तो 95 होगा, और 7 रुपये अधिक बेचता तो 20% का लाभ होता। यानी अगर 95 रुपये में खरीदा जाता है तो उसको 20% का लाभ होता है, तो इसका मतलब वो कितना में बेचेगा, 120/100। अगर 95 रुपये में खरीदा होता है तो उसको क्या होता है, 20% का लाभ होता है, तो कितना बेचेगा, 120/100। यानी 20 से 6 बार में, 20 से 5 बार में और 5 से 19 बार में, तो 19 छके 114। ठीक है, इसका मतलब 114 में बेचता तो कितना अधिक में बेच रहा है, यानी पहले 110 रुपये में बेच रहा था, जब 95 रुपये में खरीदता है और 20% का लाभ होता है तो 114 रुपये में बेच रहा है। तो कितना ज़्यादा में बेच रहा है, 4 रुपये अधिक में बेच रहा है। और यहाँ क्या बोल रहा है, 7 रुपये अधिक में बेच रहा है। यानी यही 4 का वैल्यू 7 दिया गया है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/4। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, बस इमेज का किराया मूल्य। तो किराया मूल्य हम लोग 100 माने थे, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/4 × 100, यानी 4 से ये कितना बार में कटेगा, 25 बार में, और 25 वो 7 से गुना करेंगे तो 175। यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सवाल भी SSC के सेट में भी बहुत बार आ चुका है और NTPC में भी ये शायद दूसरा बार सवाल होगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। ये दिया गया, इसमें बोला जा रहा है कि वर्ष 2014 में EMI पर किया गया खर्च किराने के खर्च का कितना प्रतिशत है। तो 2014 नीचे वाला है, इसमें EMI पर 7.4 किया गया है। यानी ये जो 7.4% है वो किराने पे खर्च, यानी किराना पे खर्च कितना था, 52, यानी 52 का कितना परसेंट है, 52 × 100। तो ये दशमलव हटाएंगे तो 1 0 हट जाएगा, यानी जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो 740/52 आएगा। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, अलग अलग ऑप्शन है, 11 पॉइंट में है, 14 में है, 13 में है, 15 में है। तो हम क्या करते हैं, 2 संख्या तक निकाल लेते हैं। अगर हम एक बार में लगाएंगे तो 52 लगेगा और कितना बचेगा, 220 बचेगा। अगला बार ये 4 बार में लग जाएगा, 5 चौके 20, यानी 4 बार में लग जाएगा। यानी ये 14 पॉइंट समथिंग दे रहा है, तो जो 14 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन है जो आंसर ऑप्शन नंबर बी, तो जो इसका आंसर होगा 14.23 राइट आंसर हो जाएगा। तो सवाल को बनाते समय ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है और साथ साथ
ऑप्शन को ही ज़्यादातर ध्यान में रखना रहता है। इससे क्या होगा कि सवाल बहुत जल्दी बनेगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रतिवर्ष मनोरंजन पर औसत खर्च कितना है। तो मनोरंजन पर पहले टोटल खर्च निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा, पहले दशमलव वाला जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8 9 8 17 5 22, 2 बच जाएगा, 5 2 7 6 13 7 20 7 27 8 35, यानी 35.2 आया। ये 35.2 क्या दिया गया है, ये 1000 रुपया दिया गया है। यानी ये जो संख्या दिया गया 32 नहीं दिया गया, 32,000 दिया गया, यानी जो भी खर्च है वो 1000 में है। तो अगर हम इसको 1000 से गुना करेंगे तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 35,200 हो जाएगा ये। और औसत निकालना, तो औसत निकालना तो कितना वर्ष है, 1 2 3 4 5 वर्ष है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार में लगेगा, फिर 0 4 0, यानी 7040। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, 2012 के लिए कुल घरेलू खर्च कितना है। यानी 2012 में जो है कुल घरेलू खर्च को कितना है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 9। तो 9 एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 3 9। यानी जो 9 आएगा फिर पॉइंट में 9 आएगा। अगर हम इसको 1000 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट में 9 जाएगा, तो ये 900 हो जाएगा। यानी लास्ट में 900 आ रहा है, लास्ट में 900 एक ही ऑप्शन में दिया गया, तो इसका आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, अगर हम जोड़ेंगे तो भी उतना ही आएगा। तो 6 3 9 आ गया। फिर आते हैं ये 17 5 22 7 22 7 29 और 14 43 43 और 46, यानी 89, यानी 89.9 आ गया। तो अगर हम इसको 1000 से गुना करेंगे तो 89,900 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यूनिट डिजिट देखकर भी हम लोग इजीली सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, 15 मीटर और 20 मीटर के 2 खंभे ज़मीन पर सीधे खड़े हैं। यानी एक खंभा 15 मीटर का है और दूसरा खंभा 20 मीटर का है, और उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, यानी उनके जो बीच का जो दूरी है वो 12 सेंटीमीटर है। तो क्या चीज़ पूछ रहे हैं, उनके ऊपरी छोरों के बीच की दूरी क्या होगा। यानी ये जो ऊपरी छोर है उनका, दोनों खंभा का, उसके ऊपरी छोरों के बीच की दूरी क्या होगा। अगर हम देखें ये 12 सेंटीमीटर है, अगर हम यहाँ पे से सीधा लाइन एक खींचेंगे तो ये भी 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर है, तो ये 12 सेंटीमीटर वाला जो था यहाँ से यहाँ तक भी 15 होगा। तो बाकी बच गया कितना, ये पूरा 20 था और ये 15 हो गया, तो ये 5 बच गए। अब समकोण त्रिभुज हम लोग को पता होगा 5 12 ये रहता है, तो ये कितना हो जाएगा, 13। यानी ट्रिपलेट याद रखेंगे, 5 12 13 का, 7 24 25 का, 8 15 17 का, और 3 4 5 का, ये सब ट्रिपलेट याद रखेंगे। तो 5 12 दिया गया है, तो कर्ण की लंबाई 13 हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसमें क्या है, 15 25 और 29 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना है। एक ही ध्यान देंगे, अगर 15 25 और 29 का लघुत्तम समावर्त निकालना है तो इसका मतलब जो लघुत्तम समावर्त आएगा वो 15 से भी कटना चाहिए, 25 से भी कटना चाहिए, 29 से भी कटना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 25 के टेबल में इकाई का लास्ट का जो 2 अंक होता है उसमें या तो 25 होगा, या तो 50 होगा, या तो 75 होगा, या तो 00 होगा। इन 25 के टेबल में ये 4 संख्या के अलावा और कुछ नहीं आएगा, या तो 25 आएगा, या तो 50, या तो 75, या तो 00। तो ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। अब 75 2 ऑप्शन में दिया गया है। अगर कोई संख्या, यानी अब जो एलसीएम होगा वो 15 से भी कटेगा। अब 15 में 3 और 5 का मल्टीपल है, तो हम देख लेंगे कौन संख्या 3 का मल्टीपल है। तो ये संख्या 3 का मल्टीपल नहीं होगा, क्योंकि 7 5 12, 3 12 3 15 2 17, यानी 17 3 से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये 3 का मल्टीपल नहीं होगा, तो 15 का भी मल्टीपल नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका एलसीएम 15 नहीं होगा। अब सी नंबर देखें तो 7 5 12 2 1 3 12 3 15, यानी इसका अंकों का योग 15 और इन 3 से कट रहा है, यानी ये 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब 15 का भी मल्टीपल होगा, तो इसका मतलब इसका एलसीएम 2175 आ जाएगा। तो हम इस तरीके से एलसीएम वाला सवाल है तो गुना भाग नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसका मल्टीपल खोज लेंगे। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, पी क्यू आर मिलकर एक खेत की फसल को 6 दिन में काटते हैं। जब पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों मिलकर काम करता है तब कितना दिन लेता है, 6 दिन। पी अकेला उस काम को 10 दिन लेता है और क्यू अकेला उस काम को 24 दिन लेता है।
तो आर अकेला उस फसल को कितना दिन में काटेगा। अगर पी क्यू आर में से पी क्यू को माइनस कर देंगे तो आर बचेगा, और टाइम एंड वर्क में माइनस करने का क्या तरीका है, 1/6 माइनस 1/10 माइनस 1/24। तो इसका 1, 6, 10, 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। ये सब डाटा याद रहना चाहिए। 6, 10, 24 का एलसीएम 120 आ जाएगा। 6 से कितना बार में, 6, 9, 12, 20 बार में, 10 से 12 बार में, और 24 से 5 बार में। तो 12, 5, 17 यानी 3/120 आ गया, यानी 1/40 यानी कितना दिन लेगा, 40 दिन। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ही है। तो यहाँ पे जो पहले डाटा दिया गया वो डाटा को लिख लेंगे। 3/8 दिया गया, 19/73 दिया गया है, और 29/47 दिया गया है, और 17/39 दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक जीरो बैठा के इसको दशमलव के कम से कम एक अंक तक लिख लेंगे। एक जीरो बैठा के दशमलव, अगर हम इसको भाग देंगे तो 8×3 और 8×4 यानी 3 बार में लगेगा, 3 पॉइंट समथिंग बार में लगेगा। अगर हम यहाँ भाग देंगे तो 7×3 3 बार में नहीं, 2 बार में ही लगेगा पहला बार। अगर यहाँ भाग देंगे तो 4×7 नहीं, 4×6 यानी 6 बार में लगेगा। और यहाँ अगर हम भाग देंगे तो 3×5 15, 9×5 45 यानी 4 बार में लगेगा, पहला बार 4 बार में लगेगा। तो हमें इजीली पता चल गया सबसे छोटा है 19/73, और उससे बड़ा कौन है 3/8 यानी 19/73 3/8 यानी ये दोनों में से कोई एक होगा। उसके बाद उससे बड़ा कौन है 17/39 यानी ये 17/39, और उससे बड़ा कौन है ये 29/47 यानी सबसे बड़ा 29/47। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो हम क्या करेंगे कि एक जीरो देकर दशमलव के अगर एक ही अंक में पता चल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं तो एक और अंक तक हम दशमलव के बाद एक और अंक तक निकाल लेंगे और बड़ा छोटा इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, एक त्रिभुज का परिमाप 200 है, इसकी 2 भुजाएं बराबर है तथा तीसरी भुजा बराबर भुजा से 20 मीटर अधिक है। यानी एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर है, ये दोनों बराबर भुजा का लंबाई हम लोग x मान लेते हैं, और जो तीसरी भुजा वो बराबर भुजा से 20 सेंटीमीटर अधिक है। तीसरी भुजा कितना का है, x + 20 का है। तो तीसरी भुजा की लंबाई कितना होगा, तो अगर हम इस तीनों इसका परिमाप अगर 20 है, अगर हम यहाँ परिमाप निकालें x + x + x + 20 यानी ये हो जाएगा 3x + 20 परिमाप, और ये किसके बराबर दिया गया है 200 के बराबर दिया गया है। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60। अब इसका मतलब x बराबर 7, तो तीसरी भुजा की लंबाई 60 + 20 80 हो जाएगा, यानी इसका आंसर तीसरी भुजा की लंबाई 80 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसमें कहते हैं एक कपड़ा का क्रय मूल्य 35 रुपये है, यदि कपड़े की लंबाई 4 मीटर अधिक होती है और प्रत्येक मीटर का मूल्य 1 रुपया कम होता है तो कुल क्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है, तो कपड़े की लंबाई कितनी थी। देखिए इस सवाल को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका होगा कि इसको हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे। जैसे इसमें कपड़ा का लंबाई पूछ रहा है, तो अगर हम लोग कपड़ा का लंबाई 10 मीटर मानते हैं, कपड़ा की लंबाई 10 मीटर, तो क्रय मूल्य 35 रुपया था टोटल क्रय मूल्य, और कपड़ा की लंबाई 10 मीटर था, तो इसका मतलब प्रति मीटर मूल्य जो होगा वो 3.5 हो जाएगा। कपड़ा का टोटल क्रय मूल्य 35 रुपया, अगर 10 मीटर कपड़ा था तो 1 मीटर कपड़ा का जो मूल्य होगा वो 3.5 रुपया हो जाएगा। अब क्या चीज़ बोला है, यदि उस कपड़ा की लंबाई 4 मीटर अधिक होती, यहाँ पे सवाल मिस होगा, ये अधिक लिखना चाहिए। अगर कपड़ा की लंबाई 4 मीटर अधिक होती, यानी पहले 10 मीटर था, अब कपड़ा की लंबाई अगर 14 मीटर होता, तब इसका क्रय मूल्य कितना होता था, प्रति कपड़ा का क्रय मूल्य 5 से 7 बार में, 5 से 2 बार में, यानी 2.5 रुपया हो जाता प्रति कपड़ा का क्रय मूल्य। तो प्रत्येक मीटर 1 रुपया कम हो जाता, तो प्रति मीटर 1 रुपया कम हो रहा है, प्रति मीटर यहाँ भी 1 रुपया कम हो रहा है। तो इसका मतलब जो कपड़ा का मूल्य था वो कितना था, यानी कपड़ा का जो लंबाई था वो कितना था 10 था, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 12 हम लोग इसीलिए नहीं लेते क्योंकि 35 से 12 कट नहीं पाता, और 8 भी इसलिए नहीं रहते क्योंकि 35 से 8 कट नहीं पाता, तो इसीलिए ये दोनों ऑप्शन को पहले ही इग्नोर कर दिए थे। तो जो इसका आंसर होगा वो 10 मीटर कपड़ा होगा। अगर 10 मीटर कपड़ा की लंबाई होगा तो 35 रुपये में 35 रुपये कपड़ा का टोटल मूल्य था, इसका मतलब 1 मीटर कपड़ा का मूल्य 3.5 रुपया हो गया। अगर कपड़ा की लंबाई 4 मीटर अधिक होती यानी 14 मीटर होती तो 35 रुपये में 35 रुपये टोटल क्रय मूल्य था, तो इसका मतलब 2.5 रुपये प्रति मूल्य हो जाता उसका,
प्रति मीटर का मूल्य, तो प्रति मीटर 1 रुपया कम हो जाता है और यहाँ भी 1 रुपया कम हो रहा है, तो जो इसका आंसर होगा वो 10 मीटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि 3 संख्या 2, 3, 5 के अनुपात में उनका योग का दोगुना 100 है, यानी इस 3 संख्या का योग कितना हो रहा है अनुपात में, 3, 2, 5, 5, 10 और 10 का दोगुना कितना हो रहा है 20, यानी योग का दोगुना अनुपात में 20 हो रहा है और वास्तव में 100 दिया गया है, यानी यही 20 का वैल्यू 100 हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू 5। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, तो सबसे बड़ी संख्या 5 है, जब 1 का वैल्यू 5 तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, 5 यानी सबसे बड़ी संख्या 25 आ गया, तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा 625, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकी है, जैसे एक दीवार है और इस पर एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी, यानी ये जो है सीढ़ी है, यानी ABC, यानी AB जो है वो दीवार है, AB दीवार हो गया और AC जो है वो सीढ़ी हो गया, ठीक है। ये ज़मीन से 30 डिग्री कोण बनाती है और ये जो है कितना डिग्री कोण बनाती है 30 डिग्री कोण बनाती है, तो सीधी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, यानी ये जो सीढ़ी है वो दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, यानी AB की लंबाई निकालना है। तो जिसको हम थीटा मानते हैं उसके सामने वाला क्या हो जाता है परपेंडिकुलर हो जाता है और 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाता है हाइपोटेनियस H हो जाता है और थीटा जिसके साथ लग रहा था वो क्या होता है आधार हो जाता है। तो हमें ये निकालना AB की लंबाई निकालना है, तो हम इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें ये, क्योंकि हमें H दिया गया और P निकालना है, तो कोई ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें P और H दोनों आ जाए, तो यानी साइन थीटा, यानी साइन 30 का फार्मूला लगाएंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H और साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, जिसमें से P निकालना है, यानी P मतलब AB निकालना है और H 20 दिया गया है, तो ये 2 से 10 बार में, तो AB का लंबाई कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, यानी 10 मीटर, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। P अपनी यात्रा का आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, यानी अगर दूरी समान हो, यानी आधा यहाँ चला और आधा यहाँ चला, अगर दूरी समान हो तब जो औसत चाल आएगा, ये दूरी समान रहने पर औसत चाल वो 2AB/A+B, यानी जहाँ पे A पहला चाल है B दूसरा चाल, यानी 2 A के बदले में कितना हो जाएगा 40 और B के बदले में 50 बटा 40 + 50 करेंगे तो 90, यानी 0 0 कट गया, यानी 15 × 400/9, यानी 9 × 4 = 36, यानी 44.44 आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। तो यानी ये कब होगा औसत चाल 2AB/A+B, जब दूरी समान हो। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। इसमें माध्यिका ज्ञात करना है, तो माध्यिका निकालने के लिए अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे। अगर बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले 1 लिखना पड़ेगा, उसके बाद 3 5 6 3 5 6 9 11 19 9 11 19, ठीक है। अब इसके बीच में जो संख्या होगा वो उसका माध्यिका हो जाएगा। 3 संख्या इधर से हटा देते हैं, 3 संख्या इधर से, तो बीच में कौन आ रहा है 6, तो यानी इसका जो माध्यिका होगा वो 6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। x की लंबाई 5 फीट है और उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई की लंबाई 3 फीट है, यानी जब x का लंबाई 5 है तो परछाई कितना हो जा रहा है 3 फीट हो रहा है। उसके बाद उसने नापा कि स्कूल की इमारत की परछाई की लंबाई 30 फीट है, यानी स्कूल की इमारत की परछाई की लंबाई 30 फीट है तो स्कूल की लंबाई कितना होगा, यानी जब परछाई 10 गुना हो रहा है तो इसका मतलब जो इमारत की लंबाई भी होगा ये भी 10 गुना होगा, यानी 10 गुना हो तो इसका मतलब ये 50 मीटर हो जाएगा, यानी स्कूल का जो लंबाई होगा वो 50 फीट हो जाएगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है और हम लोग NTPC का जितना भी सेट हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था, उस सब का मैथ देखेंगे। आगे भी ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा, और जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।